हेलो एस्पिरेंट, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आइए आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लगभग 5000 प्रश्नों की ये सीरीज का हमने आपसे जो वादा किया है, उसमें ये एपिसोड 6 है। पार्ट 6 के रूप में हम लाए हैं आज के ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी 72वीं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उनके जो प्रीलिम्स है उसमें, और साथ ही साथ बिहार एसएससी की जो सीजीएल और सीएचएसएल की जो संभावित एग्जाम्स है उनमें इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ हम जो है बिहार स्पेशल यानी कि बिहार से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके भी अलग से जो सीरीज है वो हम ला रहे हैं। साथ ही हम आगे आने वाले बिहार बीपीएससी से जुड़े हुए जो एग्जाम्स है उसके लिए जो करंट अफेयर्स है उन सारे की जो कहें कि प्रश्नों की जो सीरीज है वो लाएंगे, ताकि जो बिहार स्पेशल की जो या साथ ही कहें बीपीएससी की जो तैयारी है वो पूरे तरीके से हॉलिस्टिक रूप से वो हो सके। बिहार बीपीएससी से और साथ ही साथ बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जुड़े रहे आप इस शिक्षा मार्ग चैनल से। शिक्षा मार्ग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने वैसे दोस्तों और वैसे परिचितों को बीच इसे शेयर करें, इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ उन्हें बताएं जो इस तरह की बीपीएससी और बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, उन एस्पिरेंट्स की मदद करें। साथ ही दोस्त, जो अगर आप बात करें इन जो जो भी क्लासेस है उनके पीडीएफ की, तो उन पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का शिक्षा मार्ग का, उसे आप ज्वाइन करें। उसे ज्वाइन करने के साथ ही आपको जितने भी बेहतर अपडेट्स है वीडियो से जुड़े हुए, विभिन्न विभिन्न जो हम लेक्चर्स लाते हैं उनसे जुड़े हुए, क्लासेस से जुड़े हुए, और साथ ही उनके पीडीएफ्स के लिए आप शिक्षा मार्ग को सर्च करें चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे, और आप उसे ज्वाइन करें। तो बढ़ते हैं आज के जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसके तरफ। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही खास रहने वाला है। 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बहुत ही खास रहने वाले हैं। और सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है कहे कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। है नहीं, यहाँ जो हमारा सवाल है वो है कि केंद्रीय बजट जो था उस समय उसे राज्य बजट से किस कहें कि अधिनियम के तहत जो है अलग कर दिया गया था, यानी कि कब अलग किया गया था। ऑप्शन हमारा ए है भारत परिषद अधिनियम 1892, बी भारत शासन अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, या डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया, यानी कि सी, वो हमारा सही जवाब हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद से जो राज्यों के जो कहें कि शासन थे उनमें काफी ज्यादा कहें तो स्वतंत्रता दी गई थी, ऑटोनोमस दिया गया था। तो इस तरीके से जो राज्य के बजट थे वो केंद्रीय बजट से क्या कर दिए गए थे, अलग कर दिए गए थे। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को क्या किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी तदर्थ जिसको कहते हैं एडहॉक, जो और जो जजेस की जो नियुक्ति होती उसके बारे में है कि ये किस में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के केस में, बी उच्च न्यायालय, सी अधीनस्थ न्यायालय, या डी इनमें से सभी के लिए। ठीक है, तो जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, जो एडहॉक जो जजेस होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो किस कोर्ट के लिए की जाती है, तो ये हमारा हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ये इसका अभी अभी हम लोगों ने देखा था न्यूज में कि जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो कुल जजों की संख्या है उसे बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाने के साथ साथ कहें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब जजों की संख्या में कहें कि कमी आ जाती है, तब जा करके कहें कि ये इस तरह से एडहॉक जजेस की जो कहे जरूरत पड़ती है, तो उसकी व्यवस्था की गई है। तो उसी हिसाब से देखें तो जिस तरह से जजेस की जो घटना है वो न्यूज़ है, वो पूरे तरीके से न्यूज़ में बनी हुई है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि ये जो जजेस की जो तदर्थ न्यायाधीशों की जजों की जो संख्या है, यूं कहें कि नियुक्ति है, वो किस तरह के कोर्ट में है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ।
संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि हाई कोर्ट और जो भी सत्र न्यायालय या यूं कहें कि जो निचली अदालतें होती हैं उनमें तदर्थ न्यायाधीशों का जो प्रावधान है वो नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य के अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद द्वारा किसी राज्य को जो अनुदान मिलते हैं, ठीक है, वो जो ग्रांट्स मिलते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है। अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 282। क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 के तहत जो है राज्यों को क्या मिलता है? अनुदान मिलते हैं। अनुच्छेद 275 संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों की आवश्यकता अनुसार वैधानिक अनुदान प्राप्त करे। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी कि जो जीएसटी है, ठीक है, तो वो जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, ये सवाल है। और ये बहुत हॉट टॉपिक है और कई बार ये जो कहें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये जो है सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसका सबसे पहले हमें ऑप्शन देखना है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 या 101 संविधान संशोधन जो कहें अमेंडमेंट एक्ट 2016, यानी कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो जहां तक हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी जो है 2016 से लागू की थी, यानी लाया गया था। तो इस हिसाब से हम डायरेक्ट अगर देखें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो होगा क्या? टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 101वां संविधान अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम भारत में जीएसटी प्रणाली को लागू करने से संबंधित है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, यानी कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल जो था अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा का जो परमानेंट जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी किसी स्पेशल केस में जब कहें तो एक तरह से कहें कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, उस स्थिति में जो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे बढ़ाया जा सकता है। 6 वर्ष किया जा सकता है, 7 वर्ष किया जा, मतलब 1 वर्ष एक बार में बढ़ाया जा सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष का जो करने का जो कार्य है वो कितनी बार किया जा चुका है भारतीय लोकसभा के कार्यकाल की वृद्धि करके, ठीक है। तो इसका सबसे ऑप्शन पहले देखते हैं, ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जिसमें जो है लोकसभा के कार्यकाल को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, इंक्रीज किया जाता है। तो ये एक बार ही मात्र हुआ है हमारे देश में, ठीक है, ये मात्र एक बार ही हमारे देश में हुआ, वो भी आपातकाल के दौरान 1975 में लोकसभा का कार्यकाल केवल एक बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि अगर हम बात कहें कि राज्यसभा का जो होता है स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कहें तो यहाँ राज्यसभा को जो कहें ज्यादा शक्ति प्रदान होती है इस केस में, जो हम यहाँ स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन की जब बात करते हैं तब। तो ये ऑप्शन है नए राज्यों के निर्माण में, बी युद्ध की घोषणा के समय, सी विपरीत आपात के समय, डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो हमें सवाल पूछा गया है कि राज्यसभा को जो है किसमें स्पेशल कहें तो ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी कि उसे स्पेशल अधिकार होता है इस तरीके के विषयों में, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। जो इसका आंसर होगा उसके तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा आंसर है एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं, नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा के समय, सी विपरीत आपात के समय, डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकारित करने में।
तो जैसे भी हमें पता है कि राज्य सूची के विषयों पर जब संसद को कानून बनाना होता है, जिसको हमें पता है कि राज्यसभा की राज्य जो सूची होते हैं उस पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सिर्फ राज्यों को होता है। लेकिन किसी स्पेशल केस में जब राज्य जो है किसी तरीके से एक कहें कि वो आवेदन करते हैं, कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके सब्जेक्ट पे जो संसद है वो कानून बनाए, या यूं कहें कि राज्य जो है विधानसभा इस तरीके से फंक्शनिंग नहीं होती है, वहाँ पे मान लो राष्ट्रपति शासन लागू, इस तरीके की स्थिति बनी होती है, तो वो जो स्थिति कहें कि वो जो अधिकार होता है वो संसद को चला जाता है राज्यों के विषय पे कानून बनाने का। तो वैसी स्थिति में राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक होता है। राज्यसभा ही इसको इनिशिएटिव को लेकर के चलता है, तब जाकर के इस तरह के कानून संसद बना पाती है। तो इस तरीके से हम देखें तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने के प्राधिकार में इसे स्पेशल जुरिस्डिक्शन मिला है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, यानी कि बता सकती है कि आप जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा एक कहें कि तत्व है हमारे देश में, जो हमारे देश की जो कहें लोकतंत्र की कहें या फिर न्यायतंत्र के लिए कहें, ये बहुत ज़्यादा प्राणवायु की तरह काम करता है। खैर, तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो पूछ रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पूर्वालोकन से, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं, ये जो हम लोगों ने इसमें देखा, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत गुत्थमगुत्त रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहने का मतलब है कि हमारी जो जुडिशियरी है वो पूरे तरीके से कमिटेड है हमारे देश के जो लोग हैं उनके प्रति, कि उन्हें अच्छी तरीके से सही समय पे न्याय मिलेगा। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म से मिलता जुलता हुआ जैसा लग रहा है। ठीक उसी तरह से जनहित याचिका है न्यायिक पूर्वालोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू वैसे कहते हैं जब किसी तरीके का कोई न्यायालय दे देता है, वर्डिक्ट दे देता है, तो उसके बाद से फिर वो रिव्यू करता है कि वेदर इट वाज करेक्ट और नॉट, कि मतलब ये जो न्याय है वो हुआ था सही से या नहीं हुआ था। उसी तरीके न्यायिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनहित याचिका से, यानी कि जब किसी तरीके का अपराध या किसी तरह का कहे अन्याय जब पूरे समाज पे होता है, तो एक व्यक्ति जो है उस पूरे समाज के पक्ष में खड़ा होकर के कहें कि पीआईएल जो है वो ये करता है, दाखिल करता है, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, पीआईएल, जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो पूरे तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता है, यानी कि स्व कहें कि फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि परहित के लिए किया जाता है, स्वहित के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो जुड़ाव है, यानी जो संबंध है, वो किससे है, पीआईएल से है, जनहित याचिका से है। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता मुख्य रूप से जनहित याचिकाओं के माध्यम से प्रभावित हुई है। संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अगर हम बात करें पब्लिक का जो हेल्थ है और जो सैनिटेशन है, वो किसके लिस्ट में आएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो तत्व है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, वो पूरे तरीके से कहें तो कोर सब्जेक्ट है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, और इस तरह के सब्जेक्ट जो पूरे तरीके से जो जनमानस है उनको सीधे तरीके से प्रभावित रोजमर्रा की जिंदगी से करते हैं, तो उन तत्वों को ज़्यादातर राज्य सूची में ही शामिल किया गया है, ताकि राज्य जो है उनका जो समय स्थिति और कहें कि जो और सुविधा है उसके अनुसार उनका निराकरण कर सके, क्योंकि ये जो जन स्वास्थ्य और जो स्वच्छता का जो मामला है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से संकट के रूप में उभर कर आती है, तो उनकी जो कहें डील करने की जो स्थिति होती है, जो तरीके होते हैं, वो अलग अलग स्थानों के अनुसार होते हैं, और इसमें राज्य सूची यानी कि राज्य जो है बेहतर रोल प्ले कर सकता है, इसलिए इसे राज्य सूची का विषय बनाया गया है। ठीक है, जन स्वास्थ्य स्वच्छता भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय है। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन जो है वो सत्य है,
हमें बताना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनसे जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, या सभी सत्य है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये सारे तत्व जो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में समाहित होते हैं। ठीक है, इसे नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है क्योंकि ये भारत के जो राष्ट्रपति या यूं कहें कि भारत सरकार की जो पैरवी है वो विभिन्न न्यायालयों में करता है, उसके साथ ही साथ ये भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इसे प्राप्त है। तो ये सारे तथ्य जो है वो क्या है, सही है, सारे तथ्य सही है। बढ़ते हैं आगे। महान्यायवादी भारत का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, इसलिए उपरोक्त सभी कथन इसके बारे में सही। जलांगी नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? नहीं, एक नदी है ये, जलांगी नदी है। ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये किसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो इसका हुगली का, पेन्नार, वेंगई या फिर पेरियार। तो ये जो जलांगी नदी है वो किसका है? हुगली का जो कहे ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, हुगली कहाँ? यानी कि पश्चिम बंगाल। जलांगी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बताना है हमें कि निम्न किन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो कहें कि एक तरह से खींचे गए हैं, यानी आड़े तिरछे रूप से ही सही खींचा गया है मैप पे, ये एक तरह से काल्पनिक जो रेखा है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ए आर्कटिक सागर, बी ये चुप्पी सी बेरिंग स्ट्रेट, या डी इनमें से सभी के किससे होकर के ये गुजरता है। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सभी, इनमें से सभी। जब हम मैप देखेंगे तो ये जितने भी बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक सी या फिर कह चुप्पी सी, इन सबों में हम देखेंगे ध्यान से तो हमें पता चलता है कि ये सभी से होकर के गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुप्पी सागर और बेरिंग स्ट्रेट तीनों से होकर के गुजरता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? एटना, स्ट्रोम्बली, कोलिमा या फिर किलाउ। यानी कि सबसे जो एक्टिव जो वैल्केनो है वो कौन सा है? तो ये हमारा सही आंसर डी होगा, किलायू। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। हवाई द्वीप स्थित, ठीक है, हवाई द्वीप पे स्थित किलायू दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, झरने और देश। यानी यहाँ झरने दिए गए हैं और इधर जो है देश दिए गए हैं। ये झरने हैं और ये देश है, और फिर इस तरीके से इनका मिलान कर, जैसे तुगेला झरना, यूम्बिला, ब्राउन फॉल्स या हैरिसम। उसी तरीके से देश हमारे पास है दक्षिण अफ्रीका, पेरू, न्यूजीलैंड और अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर देखें तो तुगेला जो है वो कहाँ है? तुगेला दक्षिण अफ्रीका में ही है, युम्बिला पेरू में ही है, ब्राउन फॉल्स ये भी न्यूजीलैंड में है, और हैरिसन जो है अमेरिका में। यानी कि ये जो ऑप्शन है वो सही तरीके से मिले हुए हैं, यानी कि एक, वन का ए, टू का बी, थ्री का सी, फोर का डी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी झरने अपने संबंधित देश के साथ सुमेलित है। एक बार फिर से अगर हम देखें तो ये कौन कौन से हैं? तुगेला दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, तुगेला दक्षिण अफ्रीका में है, यूम्बिला पेरू में, ब्राउन फॉल्स न्यूजीलैंड में, और हैरिसन जो है अमेरिका में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बौनागरा सिरिस किसके मध्य स्थित है? यानी कि जो ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट जिसको सिरिस है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है कि किन दो ग्रहों के मध्य है। यानी कि ये बृहस्पति एवं शनि के बीच में है, शनि एवं यूरेनस के बीच है, या फिर अरुण और वरुण के बीच है, या फिर बृहस्पति और मंगल के बीच है। यानी ये ड्वार्फ प्लैनेट है। ये किस तरह का प्लैनेट है? ड्वार्फ प्लैनेट है। और इसकी जो उपस्थिति है ये पूछा जा रहा है कि किन दो मध्य मतलब ग्रहों के मध्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति और मंगल, यानी कि जुपिटर एंड मार्स।
सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित, यानी कि जो इस तरह के एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं उसी में ये अवस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जब हम बात करते हैं समताप रेखाओं की, वो एक ऐसी रेखा होती है जो वैसे दो क्षेत्रों को समान रूप से मिलाती है जहाँ के टेम्परेचर जो हो वो समान हो, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने का, यानी कि कहें कि तुलना करने का जो रेखा खींचा जाता है, काल्पनिक रेखा, उसे ही हम कहते हैं आइसोथर्म। ठीक है, ये क्या कहते हैं? आइसोथर्म। ठीक है, तो ये जो आइसोथर्म जो बार है, यानी कि जो कहे समताप रेखा है, वो टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? कम टेढ़ी मेढ़ी। कम टेढ़ी मेढ़ी कहने का मतलब है कि वो दोनों जगहों की जो तापमान है वो लगभग समान है। ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी कहने का मतलब उनकी जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का क्या कारण है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या ऐसा चीज है जिससे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा शिथिल है, या फिर यूँ कहें कि स्टैटिक है, यानी कि मरुस्थलों का अभाव होने की वजह से, अंटार्कटिका का प्रभाव, उच्च पर्वतों का अभाव, या विशाल महासागरीय विस्तार। तो इसका सही आंसर होगा विशाल महासागरीय विस्तार। और वहाँ पे कहें कि महासागर होने की वजह से वहाँ की जो टेम्परेचर है वो पूरे तरीके से बैलेंस रहती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता के कारण तापमान में एकरूपता रहती है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित है? यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी में वो कौन सा तत्व है जो क्लाइमेट को सबसे ज्यादा कहे कि वो प्रभावित है? खनन, कृषि, निर्माण, या फिर सभी? यानी मानव की कौन सी क्रिया जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जलवायु से प्रभावित होती है यहाँ पे है। ठीक है, ये नहीं कि करती है। अगर जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है होता तो हम जाहिर सी बात है कि खनन को काउंट कर सकते थे, निर्माण को काउंट कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण बन जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि होती है, यानी कि खुद वो अफेक्ट होती है हमारे जलवायु से। तो इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो एग्रीकल्चर पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? एग्रीकल्चर पे, यानी कि अधिक बारिश हो गई, अधिक बाढ़ आया, अधिक तापमान हो गए, इस तरीके से पाला पड़ गया, कुछ भी इस तरह की कोई भी जो जलवायु की एक्टिविटी घटित होती है तो वो पूरे तरीके से सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित करती है तो वो करता है एग्रीकल्चर को। कृषि पूरी तरह से वर्षा और तापमान जैसे जलवायु कारकों पर निर्भर है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रभाव, रेन शैडो इफेक्ट किससे संबंधित है? वृष्टि कहने का मतलब होता है बारिश, है नहीं? वृष्टि कहने का मतलब होता है बारिश, और छाया कहने का मतलब होता है वैसा एरिया जहां रेनलेस हो, या यूं कहें कि बारिश तो होती है लेकिन कम होती है। तो ये जो बारिश होने की जो बारिश कम होने की जो घटना, यानी कि रेन शैडो इफेक्ट है, वो किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा से, चक्रवातीय वर्षा से, संवहनीय वर्षा से, या वातावरणीय वर्षा से, यानी कि फ्रंटल रेनफॉल से? तो याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ते हैं बारिश के बारे में, हवाओं के बारे में, तो जो पर्वत होते हैं, जब उन पर्वतों की ओर से मतलब ये जो हवाएं हैं वो जो जब चलती हैं तो पर्वतों से टकरा करके वो क्या होती है, नीचे जो है बहुत ज्यादा बारिश करती है, जब उनका टेम्परेचर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पर्वत का अगला जो हिस्सा होता है वहां पे बारिश जो होती है वो बहुत ही कम होता है। और यही कारण है कि इधर वाले जो हिस्से होते हैं वो ज्यादातर मरुस्थलीय होते हैं, क्योंकि ये रैन शैडो वाले इफेक्ट से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, वो क्या होना चाहिए? हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि पर्वतीय वर्षा जिसको हम कहें, उससे रेन शैडो का संबंध है। पहाड़ के जिस तरफ हवा नीचे उतरती है वह क्षेत्र सूखा रह जाता है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अभी मैंने बताया कि ये इस तरीके से हवा आया, ये टकराया और यहाँ पे बारिश हो गई, और जब ऐसे उतरती है तो इधर जो है बारिश बहुत ही कम होता है। ठीक है, निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? नहीं, मोलेसिस मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें ऑप्शन हमारा है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, और ये डी जो है वो तिब्बत है। नहीं, इस तरीके से हमें बताना है कि ये इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम,
मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक बनावट ऐसा है कि उसे मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यानी एक रूढ़ प्रदेश जो है, ठीक है, रूढ़ प्रदेश यानी रूर रीजन है एक, जहाँ पे सर्वाधिक कोयला का जो कहें सेडिमेंटेशन है, कोयला का कहें कि भंडार है, ठीक है। तो ये किस देश में है? तो ये बहुत ही मशहूर और बहुत ज़्यादा वेल नोन जगह है, बहुत बार सवालों में ये पूछा जा चुका है। फिर भी ऑप्शन को अगर हम देखें तो ए हो जाता है जापान, बी जर्मनी, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को सही में समझ में आ रहा होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो जर्मनी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं उनके सारे जो आंसर है वो आप एक तरीके से, दो तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं। एक तो आप स्टैटिक रूप में सिर्फ इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर सुन रहे हैं, या दूसरी तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आप। पार्टिसिपेशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही स्क्रीन पे ये सवाल आ रहे हैं या फिर जब से हमारे सवालों के जो पढ़ने की जो शुरुआत होती है, ठीक उसी तरह से ऑप्शन पढ़ने के बाद जो आपको जो समय मिलता है, या यूं कहें कि अगर जल्दीबाजी भी है तो उसे पॉज करके उसके आंसर को आप खुद चुनें और कमेंट सेक्शन में डालें उस आंसर को। और कमेंट सेक्शन में उस आंसर को डालने के बाद जब फिर अगला जब हम आंसर देंगे या फिर आंसर देखेंगे तो आप उसे काउंट करें और मिलाएं कि आउट ऑफ 50 आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और अगर इसमें आपकी जो स्कोरिंग है अगर अच्छी रही तो आने वाले एग्जाम्स में भी आपके स्कोर जो होंगे वो अच्छे रहेंगे। तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेशन करें, क्वेश्चंस के जो आंसर है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और साथ ही साथ आप जो कुछ इसमें फीडबैक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए, इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है शिक्षा मार्ग, आप उसे ज्वाइन करें। उस पर आपको जो वीडियोस हैं उसके अपडेट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ इस क्लास के जो पीडीएफ है A4 साइज में वो आपको इस चैनल में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब सॉरी ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ आप शिक्षा मार्ग चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को भेजें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको बेहतर इसके अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसका जो सही जवाब हमने देखा था वो क्या था? जर्मनी था। इसका सही जवाब क्या था? जर्मनी। जर्मनी का रूढ़ क्षेत्र यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण कोयला और औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? नहीं, ये जो R37, R36 इस तरह के जो कुछ होता है ये एक तरह से नंबरिंग दी जाती है। जो उस समय जो कहें तो खननकर्ता या खनन विभाग जो होते हैं उन वो सारे जो कुछ उनको मिलता है तो उनकी एक नंबरिंग की जाती है। तो यही पूछा जा रहा है कि R37 जो कब्रिस्तान है वो कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में पाया गया था, लोथल, बी रोपर, सी लोथल, या डी आपके बनावली, ठीक है। तो ये जो R37 कब्रिस्तान है यानी कि ये जो सिमेट्री है वो कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में पाया गया था। हड़प्पा की खुदाई में एक विशिष्ट कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अगर हम ऋग्वैदिक काल यानी कि जो हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड के बारे में, तो जो वैदिक पीरियड की जो सामाजिक स्थिति है उसका अवलोकन करें तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है, यानी कि हमें बताना है गलत स्टेटमेंट जो है इसमें ये हमें बताना है। तो हमारा जो सबसे पहला जो ऑप्शन है, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ठीक है। इस समय जो चाइल्ड मैरिज जो होता था, इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी, यह समाज पितृसत्तात्मक था, या इनमें से सभी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी सच होंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखें बाल विवाह की बात करें तो अब जा करके हम मानते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से कुप्रथा थी, एक तरह से कुप्रथा थी, और बहुत समय से ये हमारे समाज में व्याप्त रही है और पीछे से चलते आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम अनुमान लगाए तो हमें लगता है कि बाल विवाह जो है वैदिक काल में प्रचलित थी। दूसरी तरीके से अगर देखें तो इस काल में संयुक्त परिवार की बात करें तो ये भी हम मॉडर्न सोसाइटी से अगर हम तुलना करें तो लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है ज्वाइंट फैमिली को धीरे धीरे नकार रही है, और ये बहुत पहले से ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ऋग्वैदिक काल में भी ये होता होगा, ऐसा सही जान पड़ रहा है। तो ये भी सही जान पड़ रहा है, ये भी सही जान पड़ रहा है।
और यही समाज पितृसत्तात्मक की बात करें तो जिस तरह से हमारे समाज की अभी पैट्रियार्कल जो नेचर है उसे ध्यान में देखने के बाद हमें सीधे यही लगता है कि ये हमें कहें तो हमारे पूर्वजों से ही मिला। तो इस तरह से अगर हम देखें, बड़े ध्यान से देखें, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी सही तरीके से कहें, फैक्ट के पर ध्यान दें, तो वो हमें पता चलता है कि उस समय जो बाल विवाह था वो प्रचलित नहीं था, यानी कि उस समय बाल विवाह उस टाइम नहीं था। यानी कि इस तरीके से आंसर जो हमारा होगा वो 21 हो जाएगा, सॉरी 21 का ए हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह जो है वो प्रचलन नहीं था, यानी कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होते थे। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, है नी? जो महावीर थे उनके जो प्रथम अनुयायी कहें, प्रथम जो ये कहें फॉलोवर कहें, वो कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए सुधर्मन, बी स्थूलभद्र, सी जमाली, डी आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी जमाली। महावीर के दामाद जमाली उनके पहले शिष्य बने थे। निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था, है ना? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, इस तरीके से जो कहे पथों के नाम दिए गए थे। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो उत्तरापथ था वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक के व्यापार को ये कहें कि समायोजित करता था। प्रतिष्ठान से श्रावस्ती, ए, बी तोसली से राजगृह, सी ताम्रलिप्ति से राजगृह, और डी आ जाता है हमारा तक्षशिला से राजगृह। तो तक्षशिला से लेकर के जो राजगृह का जो क्षेत्र था वहां पे जो व्यापार होने वाले जो मार्ग था उसे नाम दिया गया था उत्तरापथ। ठीक है। उत्तरापथ प्राचीन भारत का मुख्य व्यापारिक मार्ग था जो तक्षशिला को पूर्व से जोड़ता था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, है नहीं? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के जो पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे वो कौन थे। ठीक है। जो 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें सेनापति कौन था, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। ऑप्शन ए आ जाता है कार्तिकेय, बी स्कंद, सी जय सिंह, या डी परमार्दिदेव। ठीक है, परमार्दिदेव। तो इसमें से सही आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा, क्या होगा? ये होगा हमारा जो सही आंसर स्कंद हो जाएगा। ठीक है, स्कंद 1911 की जो ये तराइन की जो प्रथम युद्ध हुआ था, सॉरी 1191, 1191। ठीक है। तो ये जो युद्ध हुआ था उसमें जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेनापति के रूप में साथ दिया था उन्होंने स्कंद ने साथ दिया था। बी इसका सही जवाब। स्कंद तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज के सेनापति थे। ठीक है। मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह जो है हुआ था मुगल शासकों के दौरान में। तो पूछा जा रहा है कि उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे। ठीक है। औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, या डी अकबर। तो इसका जो सही जवाब होगा ए, औरंगजेब के समय में ये सतनामी विद्रोह हुआ था। 1672 में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नारनौल में सतनामी विद्रोह हुआ था। ठीक है। किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था, यानी श्वेत विद्रोह कहने की बात करें तो वो किसके समय पे हुआ था? ये हमारे मॉडर्न इंडिया से सवाल है। ठीक है। तो श्वेत विद्रोह के बारे में ये पूछा जा रहा है कि किसके टाइम में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में, रॉबर्ट क्लाइव के समय में, सी लॉर्ड कर्जन, या डी डलहौजी के समय में। ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्लाइव द्वारा दोहरा भत्ता बंद किए जाने पर यूरोपीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। और अगर बात करें भारतीय सैनिकों का विद्रोह कब किया गया था पूरे तरीके से, तो वो था 1857 में। अच्छा, 1857 की क्रांति पे जो बिहार की जो भूमिका है उससे जुड़ा हुआ जो हमारा एक लेक्चर है वो, जिसमें हम पूरे तरीके से सभी महत्वपूर्ण छोटे बड़े सवालों को शामिल किए हुए हैं। वो जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को डील किया गया है हमारे बिहार बीपीएससी और बीएसएससी स्पेशल जो लेक्चर है उसमें। आप उसे जा कर के देखें, प्लेलिस्ट में इसे
कहें तो डिस्क्रिप्शन में से डाल दिया जाएगा, और साथ ही जो कहें आप इसके प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं चैनल के जो कहें प्लेटफॉर्म पे जा करके। ठीक है, तो ये सवाल है कि जो गोरों का जो विद्रोह था वो हुआ था, है नहीं, सैनिक विद्रोह के तौर पे किसके समय में, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, है नहीं। साइमन कमीशन जो था, एक तरह से कहें कि 1919 का जो अधिनियम बना था उसकी हम बात कहें कि रिव्यू के लिए, एक कहें कि उसके रिव्यू के लिए जो है एक कमीशन गठित की गई थी, साइमन कमीशन। तो वो साइमन कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सबमिट किया था, है नहीं। तो ये जो रिपोर्ट था और उसने सबमिट किया था, ऑप्शन ए 1929, बी 1930, सी 1931 या डी 1932। तो साइमन कमीशन जो है 1900, है नहीं, 29, 28, 29 के करीब में चर्चा में रहा था भारत में और आया था, तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो खैर, तो उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो पूछा जा रहा है कि वो रिपोर्ट कब सबमिट किया था, है नहीं। आने की नहीं पूछ रहा है, गठन का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उसने सबमिट कब किया था। तो वो जो रिपोर्ट है वो उसने 1930 में सबमिट किया था, है नहीं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1930। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, यानी ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा जो AIKS जो है उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। और ये सवाल बहुत ज़्यादा कहें कि BPSC में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और मैं कह सकता हूँ कि इसे पूछे जाने की भी संभावना रहेगी, क्योंकि जो BPSC में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी न किसी BPSC के एग्जाम में पहले पूछे गए होते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस की पूछने की जो इतिहास कहें या कहें रिवायत कहें, वो BPSC की बहुत पुरानी रही। इसलिए हम किसी भी क्वेश्चंस को ये कह के डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ये तो पूछ लिया जा चुका है और इसकी जो उपयोगिता है अब नहीं रही, ऐसा नहीं, उसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि BPSC की वो फेवरेट क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहें कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता थी वो किसने किया, तो ए NG रंगा, बी स्वामी शहजानंद, सी इंदुलाल याज्ञिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा बी स्वामी शहजानंद। ठीक है, 1936 में लखनऊ में स्वामी शहजानंद सरस्वती ने इसकी अध्यक्षता की थी, AIKS का, है नहीं, ऑल इंडिया किसान सभा का। निम्न से कौन सी एक सदिश राशि का उदाहरण है, नहीं, हमें बताना है कि कौन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होता है और दूसरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक वेक्टर होता है और दूसरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश और सदिश। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि किस इनमें से जो कौन है वो जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसमें दिशा का महत्व होता है, जिसमें डायरेक्शन का रोल होता है। ठीक है, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समय, तापमान, दूरी या फिर वेलोसिटी। तो देखिए, समय में, टाइम में किसी तरह का किसी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, तापमान में भी डायरेक्शन का नहीं होता है, दूरी में भी नहीं होता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि वेग। डी यानी कि वेग, यानी वेलोसिटी में जो है हमारा जो डिस्टेंस है वो काउंट होता है नहीं। वेलोसिटी में जो हमारा डिस्टेंस है वो काउंट होता है, लेकिन स्पीड की बात करें या डिस्टेंस की बात करें उसमें नहीं होता। ठीक है, वेलोसिटी में होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी तार का वो किससे व्युत्क्रम होगा, यानी कि कहें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तार में सबसे ज़्यादा लंबाई होगी, तो जब ज़्यादा लंबाई होगी तो करंट की जो प्रवाह कहें बहुत देर तक होगी, तो इसमें रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस तरीके से ये इन्वर्सली नहीं बल्कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ ही इसका नहीं सही जवाब होगा। उसी तरह से बात करें प्रतिरोधकता, यानी कि हम बात करें रेजिस्टिविटी, तो ये सवाल ही हमारे रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें रेजिस्टिविटी का जो कहें वो
पूछा जा रहा है कि रजिस्टिविटी जो है वो किसी तरीके से उसमें रोल प्ले करे। तो रजिस्टिविटी कहने का मतलब ही नहीं है कि वो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है। तो वो किससे पूरे तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान जितना ज़्यादा होता है उतने ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि तार जितनी ज़्यादा मोटा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। यानी कि तार की मोटाई जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा तार मोटा उतना रेजिस्टेंस कम, और जितना तार की मोटाई कम उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। हमें फोर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, और उसमें हमें बताना है कि कौन सा है जो है फॉल्स है। ध्यान देने वाली बात है, हमें फॉल्स चुनना है, ट्रू नहीं चुनना है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में हमें गलतियां हो जाती है, हम स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं और ट्रू वाले पे सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है। एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, यानी कि एक ये फोर्स है, एक मतलब कहें कि एक पिंड है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, इस पे एक यहाँ से फोर्स लग रहा है और एक यहाँ से फोर्स है, तो जाहिर सी बात है इसके जो फोर्स होंगे वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणामी बल सदैव शून्य होता है। यानी कि कहने का मतलब एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लगता है, तो जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। जाहिर सी बात है कि एक बल किसी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या फिर बराबर भी हो सकता है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। पूछा जा रहा है कि फोर्स में जो होता है वो दोनों होता है, तो इसका फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है पूरे तरीके से कहें डायरेक्शन के डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये एक तरह से कहें ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि दिशा एवं परिमाण दोनों होंगे। तो इसका जो सही आंसर होने की जो संभावना है उस पर अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणामी बल सदैव शून्य होता है। अभी हमने ये सी का जो स्टेटमेंट है वो पढ़े अगर, तो उसमें लिखा है कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो, तो कैसे हम कह सकते हैं कि अगर दो विपरीत दिशा में लगे तो जीरो ही हो जाएगा? अगर ये लार्ज है ये स्मॉल है तो फिर जीरो कैसे होगा, है नहीं? तो इस तरीके से परिणामी जो बल होते हैं वो सदैव शून्य नहीं होते, यानी कि ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो गलत है, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणामी बल सदैव शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत जो है लगभग कितना होता है? यानी कि जो हम जब CH4 की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, तो जो बायोगैस होता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में जो मौजूद होता है बायोगैस, तो उसमें बायोगैस की जो उपस्थिति होती है वो कितनी होती है नहीं? इसका हमें आंसर देना है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 24.20%, यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 24%, 55 to 75%, या यूँ कह सकते हैं कि 55.8%, 40%, या डी 90%। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है, इस एक तरह से कहें कि एक निर्देशित रूप में हमें बताया गया है, क्योंकि क्या ज़रूरत थी इसे 55.8% बोलने की। ठीक है, इसे डायरेक्ट कहा जा सकता था 5.8, इस तरह से रेंज दे करके फिर एक ऑलमोस्ट देना, ये हमें निर्देशित कर रहा है कुछ। हालांकि इसका जो सही जवाब होगा 55.8% ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बायोगैस में जो मीथेन गैस होती है उसकी जो ये कहें उपस्थिति होती है वो अराउंड 55 to 75%, यानी कि 55.8% होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले। बायोगैस में मुख्य रूप से 55 से 75% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है,
काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है, यानी काओलिन जो है किसका ओर है जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट काओलिन से क्या एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, ये हमें बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाता है सोडियम ए, बी पोटेशियम, सी एल्यूमिनियम, डी तांबा। तो ये जो ये काओलिन है वो किसका ओर है, यानी कि किसका अयस्क है, ठीक है। तो ये है अयस्क हमारे सी एल्यूमिनियम का, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो उसका जो निष्कर्षण कहें, एक्सट्रैक्शन कहें, वो कालीन से होता है, ठीक है। कालीन एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण सिलिकेट खनिज अयस्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है, नहीं जैसे ही धुआं के संपर्क में हम आते हैं तो हमारे आंख जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं, संपर्क में आते हैं आंखें जो होते हैं वो लाल होने शुरू हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत ज्यादा पानी का स्राव होता है, नहीं लिक्विड जो है वो बाहर आने लगता है आंखों से, और जलन महसूस होती है। तो ये जो शक्तिशाली उत्तेज्य है स्मोक के वजह से इरिटेशन जो होता है वो किसके वजह से होता है, ओजोन की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, या पैरासिटिलीन नाइट्रेट की वजह से, ठीक है। तो ये पैराक्साइटिलीन जो पैराक्सी एथिलीन नाइट्रेट जो होता है ऑप्शन डी, उसके वजह से धुआं में जो होता है आंखों को जलाने और उसे इरिटेशन करने की क्षमता देता है, ठीक है। तो पैराक्सीएटिलीन नाइट्रेट जो है वो उसका सही आंसर होगा, PAN जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पैन, ठीक है। अगर मान लीजिए बीपीएससी में इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं शब्द विस्तार का, ठीक है, कुछ एक्रोनिम्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो पैन दे दिया, तो इसमें हमें पता है कि पैन का जो है एक तो होता है पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, है नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, एक ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा, अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा पेरोक्सिएटिलीन नाइट्रेट। अगर मान लीजिए पैन उसमें नहीं दिया है और आपको पैन याद है तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ बोल दिया। तो इस तरीके से पैन जो है शब्द जो किससे जुड़ा हुआ है, पेरोक्सिएटिलीन नाइट्रेट से जुड़ा हुआ है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि जो लिवर होता है, ठीक है, वो एक तरह का सिक्रेशन करती है, एक तरह का कहें कि सिक्रेशन करती है एक खास किस्म के जो हम कहें लिक्विड का। तो वो पूछ रहा है कि जो बाइल होता है उसके, ठीक है, बाइल सेक्रेट करता है, बाइल जूस जिसको कहते हैं, वो सेक्रेट करता है, जो सेक्रेट करने के बाद तो उसका स्टेटमेंट क्या है जो गलत है। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, पहला स्टेटमेंट। बी, पित्त में वसाओं के पाचीकरण में सहायक होते हैं। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य के पीएच को उदासीन बनाता है। या डी, पित्त खाद्य को क्षारीय बनाता है। तो इसमें से कौन जो है वो सही जवाब, सॉरी कहें कि स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करें हम पित्त के कार्यों की, तो पित्त खाद्य को क्षारीय बनाता है, ये भी सही है। पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है, ये भी सही है। ये और फैट को बहुत ज़्यादा कहें तो ये करता है, एमल्सिफिकेशन करता है फैट का, ये भी सही है। ये पित्त में किसी तरह का कोई एंजाइम्स नहीं होता है, किसी तरह का कोई एंजाइम्स पित्त में नहीं होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, यह केवल पायसीकरण करता है, यानी एमल्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है। नई कोशिका का निर्माण होता है जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थिति कोशिकाओं से, या फिर अजैविक पदार्थों से, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा सवाल है सेल चैप्टर से, और इसका जो सही जवाब होगा वो जाहिर सी बात है कि जो भी कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, तो एक तरह से कहें कि एक पेरेंट सेल होता है और उन्हीं पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है, संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो संतति कोशिका का निर्माण होगा वो पहले से मौजूद पेरेंट को सेल के मौजूद से होगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल होने जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है।
रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि कोशिकाओं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? नहीं, कोशिकीय ईंधन के रूप में यानी कि सेल्यूलर फ्यूल के रूप में किसे जाना जाता है? फ्यूल का संबंध सीधे होता है एनर्जी से। फ्यूल का संबंध सीधे होता है एनर्जी से, क्योंकि जब फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जाहिर सी बात है कि सेल के लिए कौन जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो जाहिर सी बात है माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और डी लैक्टोज। हमारे पास चार ऑप्शन है और इसमें जो सही आंसर होगा वो बहुत ही दूर से ही हमें झलकता हुआ दिखेगा, वो है ग्लूकोज। क्योंकि C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो हमें पढ़ने को मिलता है कि जब किसी भी तरीके का डाइजेशन होता है तो जो भी कुछ तत्व हम जो खाते हैं उनका जो रूपांतरण होता है वो C6H12O6 के फॉर्म में होता है। C6H12O6 के फॉर्म में होता है, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और ये ग्लूकोज जो होता है उनका विखंडन होता है और फिर जा करके हमें एनर्जी मिलता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। तो ये हमारा सही जो जवाब होगा बी ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है। श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि ये ऑक्सीडाइजेशन होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा नहीं है? नहीं, हमारे देश में जो है लैंग्वेजेस को क्लासिकली जो कहें कैटेगराइज किया जाता है, तो बताना है इसमें कि कौन सी भाषा को अभी तक क्लासिकल का दर्जा प्राप्त नहीं है। ए तमिल, बी बंगाली, सी मलयालम, डी संस्कृत। तो ये जो बी आंसर होगा बांग्ला का यानी बंगाली को अभी तक शास्त्रीय जो कहें भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनमें बांग्ला शामिल नहीं। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं, दो तरह के हमारे जो बॉडी होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी अलग अलग बॉडी होते हैं, जैसे ऑटोनोमस होता है और भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि संवैधानिक निकाय वैसे वो कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वैसे कहते हैं जिसकी व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसकी व्यवस्था की गई है। वैसे जो संस्थाएं होती हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए है राष्ट्रीय महिला आयोग, और ये है 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्टेटमेंट 3 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और 4 है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन जो है वो सही है, यानी कि आते हैं हमारे ये इसमें कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। तो जब हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी जो व्यवस्था है वो संविधान के रूप में संविधान में किया गया है, जिक्र इसका है। वही अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी का तो बेशक रूप से इसकी व्यवस्था है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, तो वो उसकी जो व्यवस्था है अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, बल्कि नहीं, यहाँ पे ध्यान देने वाली एनएचआरसी और जो महिला आयोग है वो संविधान में नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और ये आयोग है नहीं, ओबीसी वाला बाद में बनाया गया था और जाति अनुसूचित जाति आयोग जो है हमारे संविधान में पहले से ही ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, 3 और 4 हैं हमारे शामिल हैं, और ये 1 और 2 शामिल नहीं है। लेकिन सवाल में क्या है, नहीं है, इस तरीके से आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 देखते हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए 4 अभयारण्य हैं उनमें से कौन जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है बताना है हमें। मुदुमलाई, वेदांतगल,
इंदिरा गांधी या पराम्बिकुलम। ठीक है, तो मुद्दुमलाई तमिलनाडु में स्थित है। वेदांतगल ये भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। ये पराम्बिकुलम जो है वो किस में है, केरला में है। किस में है, केरला में है। तो इस तरीके से ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाए। पराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी कि जो इको है, साउंड का जो इको है उसकी सुनाई देने के कुछ शर्त होते हैं। ठीक है, वो शर्त क्या है, इस पे बात कर रहे हैं। प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों का अपवर्तन के, रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। ये बहुत ही कहें कि नोवाइस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। इको की बात भी करता है और उसमें जो कहें कि किसी ना किसी तरीके से ये लाइट की बात कर रहे हैं, तो ये पूरे तरीके से एलिमिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेटरी हो जाएंगे ये। तो इसका ध्वनि तरंगों के परावर्तन की वजह से इसका हमें इको सुनाई देता है। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, यानी जब दो मॉलिक इस तरीके से कहे एलिमेंट जो है आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है। ये जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या ए और सी, मतलब ये जो बॉन्ड होता है नहीं, किसके माध्यम से परिवर्तित, सॉरी परावर्तन, एक मिनट, ट्रांसफर होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है, ये हमें बताना। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन और सी इलेक्ट्रॉन, डी ए और सी किसके द्वारा होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तब जाकर के बॉन्ड उनके बीच में बनता है, नहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और इस तरीके से उनमें जैसे H2O में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आपस में शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अस्थानांतरण से बनते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके ऊपर बात किया गया है। वर्ग 7a की बंधुता उच्च होती है, सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। इसमें से हमें जो कहें कि जो हमारे आवर्त सारणी है उसमें से कुछ तत्वों के जो गुण है उसके बारे में पूछा गया है, और पूछा गया है कि हमें इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, सही कौन सा है ये पूछा गया है, कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ठीक है, वर्ग 7a की बंधुता उच्च होती है, ये सही है। उसके बाद हम बात करें सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है, ये गलत है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, इनकी गलनांक क्या ही कहें, होता ही नहीं एक तरह से कहें तो इस तरीके से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है नहीं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न से, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर के यानी लीवर के बारे में, तो ये इसका सही जवाब लीवर है सबको पता। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी, एक मिनट, ये अंतःस्रावी है नहीं, ये अंतःस्रावी है। और ये जो यकृत है वो क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो थायराइड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में, स्टोमेटा में, जड़ों में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी तो ग्रेना स्टोमेटा क्या है, ये खुलता है, ये खुलता और बंद होता है, इसके लिए जाना जाता है स्ट्रोमा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, वो पूरे तरीके से पत्तियों में जो होता है, और पत्तियों के किस क्षेत्र में होता है, तो ग्रेना में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। यदि आरबीसी के सामान्य लवण के घोल में रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो आरबीसी होता है रेड ब्लड कॉर्पसलेस, उसकी अगर हम बात करें कि उसको सामान्य लवण के घोल में रखा जाए तो क्या असर पड़ेगा, यानी कि वो फूल जाएगी, बी उसमें
फट जाएगी, सिकुड़ जाएगी या व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये घटना पूछा ही क्यों जा रहा है पहले ये समझते हैं। तो खेल है यहाँ सैचुरेशन का, यानी कि जो लेस सैचुरेटेड होगा वो फूल जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा उसमें, है नहीं, फूल जाएगा। लेकिन अगर अगर हम बात करें हाई सैचुरेशन होगा तो वो सिकुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें जिनकी सैचुरेशन लेवल जो है वो बराबर होगी तो वो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। तो आरबीसी का सैचुरेशन लेवल सही रहता है, इसलिए वो सामान्य लवण घोल होने के कारण आरबीसी का आकार में बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर यही जो घोल का जो लवणता है उसको बढ़ा या घटा दे तो उसमें परिवर्तन होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? नहीं, चंपारण की जो कृषि कानून है वो कब लाया गया था? नहीं, गांधी जी के सत्याग्रह के बाद जो है एक चंपारण कृषि कानून लाया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये चंपारण कृषि कानून कब लाया गया था? तो जो चंपारण का जो सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा वो 1917 में जो हुआ था, उसके बाद ही 1918 में ये क्या लाया गया था, चंपारण कृषि कानून लाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में यह कानून नील खेती की समस्याओं को सुलझाने के लिए लाया गया था। सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? नहीं, जो जीव होते हैं दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें से अलग अलग जीव होते हैं, जैसे परजीवी होते हैं, मृत जीव, स्वपोषी, स्वपोषी तो अलग हो गए, ये खुद पे होते हैं, परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो सड़ी गली पे रहते हैं। तो जो मृत जीव है वो सेप्रो जो फाइट्स हैं वो होते हैं मृत जीवी। ठीक है, मृतजीवी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सजीवों के सजीवों में पृथ्वी के 99% बायोमास को बनाने वाले तत्व हैं, है नहीं, यानी हमें बताना है कि किन में ये तत्व होते हैं। सजीवों में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। ये बताया जा रहा है कि ये पूरा मिला करके उनमें 90% मात्रा उनके बॉडी में ये तीन तत्व होते हैं। या फिर अगर हम बात करें अगर हम बात करें ये नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम की, या फिर सी हो जाएगा हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन की, और डी हो जाएगा हमारा सल्फर, हाइड्रोजन, सोडियम की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो किसी भी तरीके के जो जीव होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और फिर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इस तरीके से हम बात करें कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाता है। सजीवों का अधिकांश भार कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। निम्नलिखित में से मानव जनित जीवोम यानी कि मैन मेड बायोम का एक उदाहरण है। वो एक ऐसा बायोम जिसमें कहे तो पूरे तरीके से इंसान ने दखल अंदाजी की है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो जल तंत्र नहीं, जल तंत्र हमारा बनाया हुआ नहीं। घास का मैदान, वर्षावन या फसली भूमि, क्रॉपलैंड। तो इसमें से कौन जो होगा वो पूरे तरीके से, तो जल तंत्र नहीं होगा, घास का मैदान भी नहीं होगा, वर्षावन भी नहीं होगा। लेकिन फसली भूमि ये पूरे तरीके से मैदान को कहें, भूमि को फसल योग्य बनाने में इंसान का जो होता है रोल होता है। वहाँ की पेड़ पौधों की कटाई, जंगली घासों की कटाई करके, झाड़ियों को साफ कर करके, मिट्टी को उपजाऊ बनाने करके, जोत करके बनाने का पूरा काम जो है वो इंसान खुद अपने हाथों से मेहनत करके करता है। तो इस तरीके से ये हमारे थे आज के महत्वपूर्ण 50 ऐसे सवाल जो आने वाले बीपीएससी के जो प्रीलिम्स हैं उनमें, और साथ ही साथ बिहार एसएससी के जो सीजीएल और सीएचएसएल हैं उसमें इनका जो महत्व होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने इस जो चैनल के जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस से रिलेटेड जो पीडीएफ के लिए आप जो है शिक्षा मार्ग चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, इस चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही अपने दोस्तों परिचितों को भी इस चैनल्स के बारे में बताएं, ताकि हमारी जो रीच है, जो हमारा सब्सक्रिप्शन रेट है वो बढ़ सके। हम जो है अच्छे तरीके से उत्साह पर तरीके से कहें तो और इसमें मेहनत करें, और भी अच्छे अच्छे सीरीज लाएं आपके लिए, अच्छे तरीके से हम कहें कि मेहनत करें। इस इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने परिचितों में इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।